नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 के आज के इस वीडियो को लेकर मैं हाजिर हूँ डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विषय से। और आज मैं समाजशास्त्र विषय के एक महत्वपूर्ण संबोध पर आपसे बात करूंगी। इसे हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे कास्ट सिस्टम कहा जाता है। एक ऐसा चिर परिचित नाम जिससे हर भारतीय अच्छे ढंग से वाकिफ होता है। क्या है ये जाति व्यवस्था? ये आज की बात तो शायद नहीं है, ये तो आप और हम भी जानते हैं। लेकिन क्यों इस जाति व्यवस्था का महत्व रहा है भारत में? क्यों इसे एक आधारशिला के रूप में जाना जाता है? क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं? और यदि परिवर्तन हुए हैं तो क्यों हुए हैं और किस प्रकार हुए हैं? इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के बारे में। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ भारत को गांवों का देश कहा जाता है, एक तरफ भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था की बात करी जाती है। इन दोनों को महत्वपूर्ण आधार के रूप में भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाता है। तो सामाजिक संरचना की बात जाति व्यवस्था के बगैर भारतीय संदर्भ में हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाति व्यवस्था को भारतीय सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है। जाति व्यवस्था का प्रचलन भारत में आदिकाल से ही रहा है। इसके स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, उसके क्या कारण है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में यानी कि अभी बात करते हुए इस बात को कहना जरूरी है कि इसे सामाजिक स्तरीकरण का आधार कहा जाता रहा है। जहां कहीं भी सामाजिक परिस्थिति पूर्णतया वंशानुगत या पैतृकता पर आधारित होती है, वहीं जाति व्यवस्था जैसी संस्थाएं विकसित होती हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इस प्रकार से जाति व्यवस्था का कहीं ना कहीं गहरा संबंध है वंशानुगत व्यवस्था से, कहीं ना कहीं गहरा संबंध है पैतृकता से। यानी कुछ खास बातें जुड़ गई जाति व्यवस्था से, जिसमें पैतृकता ने भी अपना स्थान रखा। हेरिडिटी की जब बात आती है तो ये एक जन्मजात व्यवस्था से जुड़ता गया। इस बात को आगे विस्तार से करने से पूर्व हम बात करते हैं कास्ट शब्द के बारे में, जाति के बारे में। जाति शब्द को अंग्रेजी में हम कास्ट के नाम से जानते हैं, या यूं कहूं कि जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है। इसका पहला उपयोग 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया था, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि कुछ लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते। लेकिन ये कुछ लोगों की बात नहीं थी, ये व्यापक स्तर पर देखी जाने वाली एक व्यवस्था थी, जहां पर जो व्यवसाय है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहा था। उसी रूप में जो पिता ने किया था उसी को आगे पुत्र व्यवसाय के रूप में स्वीकार करता था। इसी अर्थ में एबी डुबोइस ने भी इसका प्रयोग किया था। उनका मानना यह रहा कि कास्ट शब्द यूरोप में किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए उपयोग में किया जाता रहा है। इस तरीके से व्यवसाय से जुड़ा हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले व्यवसाय से जुड़ी हुई जो व्यवस्था थी, वो कास्ट के रूप में अपनी पहचान बनाने लगी, जाति के रूप में उसे जाना जाने लगा। कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कास्टा शब्द से मानते हैं। इसका अर्थ प्रजातीय तत्व, नस्ल और पैतृक गुणों से संपूर्ण है। हिंदी का जाति शब्द संस्कृत भाषा के जन धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना, वह उत्पन्न करना है। इस दृष्टिकोण से जाति का अभिप्राय जन्म से समान गुण वाली वस्तुओं से है, और समाजशास्त्र में इसका विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस बात को और विस्तार से समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस पर विचार करते हैं। तो मजूमदार और मदान का कहना है कि जाति एक बंद वर्ग है।
कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जाता है। और केतकर की परिभाषा में ध्यान देने वाली दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वो कहते हैं कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहली, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया है, और दूसरी, उस जाति के सदस्य कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। तो इनकी विशेषताओं में दो बातों पर विशेष जोर दिया गया कि जब जाति की बात आती है तो उसकी सदस्यता जन्म से संबंधित है, यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वही उसकी जाति कहलाती है। और दूसरी बात इन्होंने रखी है कि कठोर नियम होते हैं एक जाति में जो कि दूसरे यानी कि बाहर के समूह में विवाह करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताओं को केतकर ने जाति को परिभाषित करते हुए कहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। यही बात जाति व्यवस्था की विशिष्ट पहचान है, जो ये कहती है कि जाति के अंतर्गत जो व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है वो संपूर्ण अपना जीवन उसी जाति में व्यतीत करता है, उसमें परिवर्तन उसका संभव नहीं है। और साथ ही साथ उसके अपने नियम होते हैं जो कि एक जाति के व्यक्ति पर लागू रहते हैं कि वो कहाँ विवाह करेगा, वो कौन सा व्यवसाय करेगा और उसके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, वो किन किससे मिल सकता है, किस प्रकार मिलेगा, उसके संबंधों के, उसके सहवास के नियम क्या होंगे। ये सारे प्रतिबंध एक जाति पर लागू होते हैं जो दूसरी जाति से भिन्नता भी रख सकते हैं। कई बार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को एक ही रूप में स्वीकारा गया और ये कहा जाता है कि ये एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में कुछ अंतर है, जो कि इस प्रकार है कि जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण, आपको याद होगा कि 4 वर्ण हैं भारतीय संस्कृति में जिनकी बारंबार बात कही जाती है। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि गुण और कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। जबकि जब जाति की बात आती है तो ये जन्म आधारित होती है। वर्ण जो है वो जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, यानी कि पहले वर्ण व्यवस्था मौजूद थी जो कि बाद में परिवर्तित होते होते जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। और जब हम वर्ण की संख्या की बात करते हैं तो वो तो सिर्फ 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके अपने निश्चित कर्तव्य रहे हैं। लेकिन जब जाति की बात आती है जो कि जन्म आधारित होती है, उनकी संख्या इतनी सीमित नहीं है। वर्ण में खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं होते, लेकिन जाति व्यवस्था की यही प्रतिबंध पहचान बनते हैं जो कि एक जाति से दूसरी जाति को भिन्नता देते हैं। और इसी कारण से इसे सामाजिक स्तरीकरण का भी आधार बनते देखा गया, क्योंकि इन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर कुछ उच्च जाति में शामिल हुए तो कहीं निम्न जाति की बात देखी और सुनी जाती है। इन सब बातों में जो बातें इसकी विशेषताओं के रूप में आती है, उन्हें कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। हम बात करते हैं डॉक्टर घुरिये के अनुसार जो जाति प्रथा की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि जाति व्यवस्था के द्वारा समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। समाज जाति के आधार पर जातिगत समूहों में खंडित होता है, उसका विभाजन होता है और हर जाति की अपनी निश्चित कुछ गुण है, कुछ पहचान है जो कि दूसरी जाति से उसे भिन्न करती है। इसी कारण से इसे ऊंच नीच का भाव या संस्तरण के रूप में अपनी पहचान दिखाती है जाति व्यवस्था।
समाज में कुछ उच्च जातियों को विशेष सम्मान, विशेष अधिकार, विशेष पहचान उनके गुणों से रही, उनके कार्यों से रही, जन्म व्यवस्था पर आधारित जाति व्यवस्था पर रही, जबकि कुछ को निम्न जाति के रूप में अपनी पहचान हम समाज में देखते हैं। इसलिए यह ऊंच नीच का भाव ही सामाजिक स्तरीकरण का आधार बनता है। यहाँ पर भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। कौन किसके संग भोजन कर सकता है, नीची जाति के लोग किस परिवार से जाकर के भोजन ले सकते हैं या उनके संग खा सकते हैं, या उच्च जाति के लोग निम्न जाति से किस प्रकार से भोजन का संबंध रखेंगे, उनके संग उठने बैठने का संबंध रखेंगे, इन सब बातों पर प्रतिबंध डॉक्टर घुरिये ने अपनी विशेषताओं में उसका जिक्र करते हुए बताया है। नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार की बात भी करते हैं कि कुछ जातियों को तो विशेष अधिकार मिलते हैं। पूजा पाठ में कुछ जातियों के लिए, निम्न जातियों के लिए मनाही रही कि वो ये कार्य नहीं कर सकते, वो वहां नहीं जा सकते, उन स्थलों पर नहीं जा सकते, जबकि कुछ जातियों को विशेष अधिकार मिले कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस स्थान को, उन पर उनका आधिपत्य रहेगा और सिर्फ वो और उनके परिवार के लोग ही वहां पूजन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इस तरीके से जाति व्यवस्था में इन निर्योग्यताओं और विशेष अधिकारों की भी बात विशेषताओं के रूप में देखी जाती है। जाति व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम परंपरागत व्यवसायों की बात करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यवसाय एक परिवार में चलता है कि अगर पिता लोहार है या लोहे का काम कर रहे हैं तो पुत्र भी उसी व्यवसाय से जुड़ के उसको करेगा। इस प्रकार से जब भी व्यवसायों की बात आ रही है तो वो एक परिवार में एक जो पीढ़ी पालन कर रही है अगली पीढ़ी तक भी उसे हस्तांतरित करती है और उससे अगली पीढ़ी तक चलता है। यानी कि एक तरीके से ये एक परंपरागत व्यवस्था बनी रहती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति के द्वारा कैरी फॉरवर्ड या आगे बढ़ती रहती है। इसमें विवाह संबंधी प्रतिबंधों की विशेष बात कही जाती है। यानी कि एक जो समूह है, जो सामाजिक समूह है, जाति है, वो दूसरी जाति में आसानी से इस बातों को स्वीकार नहीं करती है कि विवाह संबंध किए जाए और इसीलिए वो विवाह संबंधी कुछ प्रतिबंध एक जाति पर देखे जाते हैं। यहाँ की सदस्यता जन्म पर आधारित है। सबसे बड़ी या यूं कह लूं एक महत्वपूर्ण या यूं कह लूं एक अंडरलाइन विशेषता जो जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है वो ये है कि ये प्रदत्त है, व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है और व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी से ही उसकी पहचान पूरी जिंदगी बनी रहती है। इसीलिए ये एक जन्मजात व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं। अब बात करते हैं जाति प्रथा के कार्यों के बारे में, उसके महत्व के बारे में। हट्टन ने इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, जाति समुदाय से संबंधित कार्य। बात करते हैं जाति प्रथा के दोष के बारे में। जाति प्रथा की अगर एक तरफ हम महत्व की बात करते हैं तो कुछ बातों के कारण जाति प्रथा के कुछ दोषों की भी बात रखी जाती है और इस संदर्भ में बात आती है श्रमिकों की कुशलता और गतिशीलता में एक बाधक सिद्ध होती है जाति प्रथा, क्योंकि व्यक्ति अपनी जाति विशेष के परंपरागत कार्यों से जुड़ा रहता है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो दूसरे व्यवसायों की ओर उन्मुख नहीं होता। एक और कारण है कि वो क्षेत्र विशेष से भी संबंधित रहता है, जहां उसकी जाति के लोग रहते हैं तो वो उसकी गतिशीलता में बाधक सिद्ध होता है। इसीलिए जाति प्रथा के दोषों में इसे रखा जाता है कि इसके कारण व्यक्ति की जो कुशलता है और उसकी जो गतिशीलता है उसमें बाधक सिद्ध होती है जाति प्रथा। इसी के कारण आर्थिक विकास में भी बाधक सिद्ध होती है जाति प्रथा, क्योंकि व्यक्ति इन आधारों पर वो कार्य नहीं कर पाता जो कि शायद उसके द्वारा और अधिक अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। और वो अपनी जाति की उस सोच से, परंपरागत सोच से कह दिया जाए या परंपरागत व्यवसाय से कह दिया जाए, ऐसा बंधा रहता है कि वो इससे बाहर निकलने के लिए कार्य नहीं करता, जिसका परिणाम आर्थिक विकास में भी बाधक के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता में भी जाति प्रथा बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि व्यक्ति जाति के परिधि क्षेत्र से ही बंधा रहता है और इससे व्यापक उठ करके राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार
जब नहीं होता है, इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। और इसका कारण प्रजातंत्र विरोधी भी जाति प्रथा को माना जाता है, क्योंकि जब हम जाति प्रथा में देखते हैं तो समाज का खंडात्मक विभाजन देखते हैं, ऊंच नीच की भावना देखते हैं। लेकिन प्रजातंत्र बात करता है समता की, समानता की, स्वतंत्रता की, भ्रातृत्व की, और जाति प्रथा में इन्हें सीमाबद्ध किया जाता है। इसीलिए इसे प्रजातंत्र विरोधी भी माना जाता है। इसके अंतर्गत निम्न जातियों के शोषण की बात बहुत लंबे समय से देखी जाती रही है कि अगर कोई दूसरी जाति के, निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के लोगों के सामने आ जाए तो उनको हटा दिया जाता है, उनका रहवास उच्च जाति क्षेत्र से लोगों से दूर रखा जाता है, उनके संग भोजन करने में निश्चित नियम रहते हैं। ये कुछ ऐसी भावनाएं रही जो कि बहुत लंबे समय से शोषण के रूप में निम्न जातियों के संग घटती रही थी। और जाति प्रथा का ये एक वो दोष था जिसके कारण से अस्पृश्यता भी देखने को मिलती रही। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा प्रयास किया गया कि इसे रोका जाए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा कार्य करने की आज भी आवश्यकता है। संवैधानिक प्रयास से ही अस्पृश्यता निवारण कानून बना और इस पर बैन लगा, लेकिन शोषण की घटनाएं आज भी में देखने को मिलती है। लेकिन इन सब घटनाओं के कारण इस बात के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई कि आखिर जाति प्रथा के इन कट्टर बातों को कैसे परिवर्तित किया जाए। तो कुछ कारक देखे गए जिनके कारण से धीरे धीरे जाति प्रथा की उस कट्टर सोच और व्यवहार में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं उन कारकों के बारे में। तो सबसे पहला कारक हम देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता। क्योंकि पाश्चात्य समाज में समानता के मूल्यों को देखा गया, स्वतंत्रता की बात देखी गई, लोगों ने आंदोलनों के द्वारा स्वयं के हित की बात करी। इन सब बातों को देखने के बाद, जानने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में भी इस संदर्भ में, इस दिशा में बहुत अधिक जागरूकता पाई गई। और इसी कारण से पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता जाति व्यवस्था में परिवर्तन का एक कारक बनी। औद्योगिकरण और नगरीकरण के द्वारा भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया, क्योंकि व्यक्ति ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसायों के लिए औद्योगिक नगरों की ओर उन्मुख हुआ। और जब वो औद्योगिक नगरों की ओर उन्मुख होने लगे तो धीरे धीरे नगरों का विकास बढ़ने लगा, जिससे नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको बढ़ावा मिला। धन का बढ़ता महत्व भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन का एक कारण बना, क्योंकि व्यक्ति तब इस दायरे से बाहर निकला कि वह सिर्फ इसी क्षेत्र में इसी कार्य को ही करेगा, बल्कि जहां धन अधिक है, जहां धन की कमाई हो रही है, वहां जा करके अपने और अपने परिवार के लिए उन बंधनों को शिथिल करता हुआ आगे बढ़ेगा। इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया। यातायात और संचार के साधनों की वृद्धि ने भी इस दिशा में सहायता प्रदान की और व्यक्ति ने इनका प्रयोग करते हुए अपनी परिधि को बदला और स्वयं के, परिवार के, समाज के और राष्ट्र के विकास में इन कट्टर बंधनों को तोड़ने का प्रयास शुरू किया। इसमें स्त्री शिक्षा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि महिला के द्वारा जब परिवार का पालन पोषण हो रहा होता है, उसके कुछ निश्चित कर्तव्य रहते हैं, तो वहां पर उसके द्वारा दी गई इस प्रकार की प्रजातंत्र सोच भी एक ऐसा वातावरण बनाती है कि व्यक्ति कट्टर सोच से आगे बढ़ करके सोचता है और ना सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के हित के लिए भी कार्य करता है। इसलिए स्त्री शिक्षा के प्रसार ने भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में योगदान दिया। स्वतंत्रता और धार्मिक आंदोलन वो आंदोलन रहे जिनसे लोगों में एक साथ कार्य करने के लिए, लोगों में सबके विकास की भावना ने जन्म लिया और जाति बंधनों को तोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके राष्ट्र विकास की ओर कार्य करने के लिए सबको प्रेरित किया। इनमें नवीन कानूनों का जो प्रभाव है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन प्रभावों से भी व्यक्ति लाभान्वित हुए, शोषण को थोड़ा कम देखा गया और व्यक्ति के लिए जो ऐसे मूल्य रहे जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थे, उनके प्रति जागरूकता आई। लोगों ने जो एक कट्टर सोच थी उसमें परिवर्तन धीरे धीरे
यानी वो कौन से क्षेत्र रहे जहां पर जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट की। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया उनके कर्म कांड पूजा पाठ से जुड़े होने के कारण। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में देखा गया कि यहाँ पर अंधविश्वास भी जुड़ गया, यहाँ पर एक कट्टर सोच जुड़ गई, और जिसका अंत होना बहुत जरूरी था। इसीलिए जाति व्यवस्था में शिक्षा की जागरूकता के कारण, कानूनों के प्रभाव के कारण, व्यक्ति का औद्योगिक नगरों की ओर मुड़ जाने के कारण जो एक पारंपरिक कट्टर सोच थी ब्राह्मणों की स्थिति को लेकर के, उसमें गिरावट आई। और व्यक्ति में इस भाव के प्रति जागरूकता रही कि अंधविश्वास से नहीं, बल्कि विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर वस्तुओं का, घटनाओं का परीक्षण करके उनको स्वीकारा जाए, जिससे कि जो कट्टर सोच है उनमें भी परिवर्तन देखा जा सके। इसका प्रभाव जातीय संस्तरण में परिवर्तन के रूप में देखा गया, क्योंकि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और निजी जातियों का शोषण, इस प्रकार की बात भारतीय समाज में लंबे समय तक रही थी। इसीलिए इन कारकों के प्रभाव से इस प्रकार के संस्तरण में भी परिवर्तन देखा गया। पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता लोगों को मिली, लोगों ने स्वीकारा उसको, और अपने परंपरागत व्यवसायों में भी विज्ञान को जोड़ा, जो कि उसके अनुसार चलना चाहते थे। और जो लोग नवीन व्यवसायों को अपनाना चाहते थे, उन्हें भी अपने पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता मिली। भोजन संबंधी और विवाह संबंधी जो कठोर जातीय नियम थे, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला। आज होटल में जाकर के या बाहर जाकर के या किसी औद्योगिक क्षेत्र में जब व्यक्ति रह रहा है, तो ये संभव है कि वो उन पारंपरिक चीजों में कुछ परिवर्तन देखता है, क्योंकि वैसा शायद उसे भोजन ना मिले या वैसा उसे साथ ना मिले। लेकिन वो इस बात के प्रति जागरूक रहता है कि धन कमाने के लिए यदि वो अपने घर से बाहर आया है, दूसरी जगह आया है, तो कुछ परिवर्तन उसके जीवन में होंगे, जो कि भोजन संबंधित प्रतिबंधों में भी परिवर्तन के रूप में देखा गया। और जब विवाह संबंधी प्रतिबंधों की बात आती है, तो अंतर जातीय विवाह आज देखे जाते हैं, जो कि उस कट्टर सोच को समर्थन नहीं करते, जहां व्यक्ति बाध्य है अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए। अस्पृश्य जातियों को भी अधिकारों दिए गए, उनके अधिकारों में वृद्धि देखी गई, सरकारी प्रयास के द्वारा, कानूनों के द्वारा, व्यक्तियों की सोच में परिवर्तन के द्वारा। और व्यक्ति ने अपनी शिक्षा के आधार पर निम्न जाति के होते हुए भी अपने को समाज में उच्च स्थान पर स्थापित करने के रूप में भी उसे प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार से कुछ निश्चित कारणों के द्वारा, कुछ निश्चित कारकों की भूमिका के द्वारा, जो जाति प्रथा की कट्टर सोच थी, उसमें परिवर्तन देखा गया। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाति व्यवस्था के गुण की बात करी, दोष की बात करी, उनके पे परिवर्तन के कारकों की बात की, और परिवर्तन क्या हुए हैं उनका भी जिक्र किया। इन बातों के आधार पर सवाल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन ये बातें समाज क्वेश्चन के संग ही समाज के आईने को भी दिखाती है। और बहुत जरूरी है कि समाज शास्त्री होने के नाते, समाज शास्त्र का अध्ययन करने के नाते, हम इन बातों को गहराई से देखें और उन पर विचार करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाति प्रथा की विशेषताओं पर सवाल रहते हैं, उनके गुण और दोष की भी बात देखने को मिलती है, और किन कारकों से परिवर्तन हुए और क्या परिवर्तन हुए, इन पर निश्चित सवाल देखे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये वीडियो आपको जाति व्यवस्था को समझने में सहायता प्रदान करेगा, आपने इस वीडियो को सुना, आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद।